पाकिस्तान में शोबिस शख्सियात के मुआवज़ों के हवाले से कोई बाकायदा कानून मौजूद नहीं है और अक्सर ड्रामा या फिल्म के जो लोग होते हैं प्रोड्यूसर्स, उनकी प्रोड्यूसर्स की जानिब से फ़नकारों को पूरा मुआवजा भी नहीं मिलता, ये भी कंप्लेन होती है। फिर इसी तरह ड्रामों या फिल्मों की दोबारा अगर नशर हो उनकी, तो उस पर भी फ़नकारों को कोई रॉयल्टी नहीं दी जाती, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में जो तर्ज है जिस पर कि ये इंडस्ट्री काम करती है वो ये है कि ड्रामों या फिल्मों की दोबारा नशर होने पर अदाकारों को दूसरी मरतबा जबकि तीसरी मरतबा भी नशर करने पर मुआवजा दिया जाता है। और फनकारों का ये मुकदमा सेनेटर फैसल जावेद खान जो है वो सेनेट में इन्होंने पेश किया है। ये अब ये मुकदमा लड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इनका नया रॉयल्टीज़ बिल जो है वो क्या है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने ये करारदाद पेश की है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। साल का तो वैसे बस ये हमारे ईयर एंडर्स चल रहे हैं और हमने सोचा कि खास जो हैपनिंग्स हो रही है पाकिस्तान में उन पे बात करें। रॉयल्टीज़ बिल आपका, जी जी, ये इसका ख्याल आपको कैसे आया? वैसे तो यू आर द पार्ट ऑफ कमेटीज़ और एक्टिव भी हैं आप बहुत एक्टर्स के हवाले से, पाकिस्तान के कंटेंट के हवाले से, लेकिन रॉयल्टीज़ बिल। जी हाँ, ये आपको पता है कि काफ़ी इंसिडेंट्स हुए पीछे। आर्टिस्ट ने पूरी ज़िंदगी काम किया लेकिन इन द एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ भी नहीं था और कमाल का काम किया। पाकिस्तान की जो टैलेंट है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो लिखारी हों, राइटर्स हों, एक्टर्स हों, एडिटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, जो भी है, बहुत कमाल का है। लेकिन होता क्या, पूरी दुनिया में कई जगहों पर रॉयल्टीज़ का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एक दफ़ा काम किया, ठीक है, आपको पेमेंट मिली है, लेकिन अगर दोबारा रीरन होता है तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलती, या फिर किसी और एवेन्यू पे जाता है तब भी आपको पेमेंट नहीं मिलती। तो बड़े इंसिडेंट्स हमने ऐसे देखे जो लोग बड़े मुश्किलात से गुजर रहे थे। पूरी शोबिज़ जो इंडस्ट्री है, एक्टर्स, वो सबसे कंसल्टेशन की और फिर सब दो चीज़ें हैं। एक नंबर वन, पहले तो एक रेजोल्यूशन लेकर के आए कि हरकत में आ जाएं कि और इसको पुश करें कि कॉपीराइट जो एक्ट है उस पर अमल दरामद हो, जो अभी जिस हालत में है। सही है। ये एक तो ये चीज़ होगी, एक तो ये रेजोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। दूसरी चीज़, एक्ट के अंदर कुछ तरमीम की ज़रूरत है और वो करना इसलिए नागुज़ीर है कि ये 1960s का एक बहुत ही आउटडेटेड एक्ट अभी भी वही मौजूद है और उसमें कोई तरमीम नहीं हुई। उसके अंदर तरमीम इस तरह ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे जो आर्टिस्ट है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा खोलने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो वो मिसाल के तौर पे क्या है? उसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं है, उसमें राइटर्स भी हैं, उसमें बाकी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो किसी न किसी तरह से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आर्ट के अंदर, तो आर्टिस्ट हैं वो, और म्यूजिशियंस भी हैं, सिंगर्स भी हैं, तो उसकी ब्रॉड कर रहे हैं डेफिनेशन को। पेंटर्स वगैरह भी हैं, खोल रहे हैं जी, मुसव्विर और नहीं वो अलग ये है। परफॉर्मिंग, हाँ ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ठीक है, इससे ताल्लुक़ है, क्योंकि इनका काम अगर कोई ड्रामा है या फिल्म है या उनका कोई गाना है या जो भी चीज़ है, अगर वो दोबारा से उसको नशर किया जाता है तो कोई एक सर्टेन परसेंटेज तय हो सकती है ना। पहले तो उन्हें 100% पेमेंट मिली है, लेकिन अब जब दोबारा चल रहा है तो उनको कम नीचे जा सकते हैं, कोई परसेंटेज आप तय कर सकते हो। तीसरी दफ़ा जब चल रहा है, चौथी दफ़ा चल रहा है, तो उस हिसाब से होता है, वेरी करता है। उस पर हमने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन की है, बातचीत की, और कई चीज़ें जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे भी होता है, दो पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सही है। अब वो आपस में क्या डिसाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का कोई वो नहीं, साइन कर देते हैं, हम देख लेते हैं उसका। हमारे यहाँ तो लोग निकाहनामा नहीं पढ़ते, फिर बाद में शोर मचाते हैं कि वो तो ये लिखा हुआ था और वो लिखा हुआ था। पढ़ा करें नाजरीन, निकाहनामा भी पढ़े और कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े। आप सही कह रही हैं। तो उसमें खैर आपने पढ़ के साइन किया था अपना निकाहनामा? अच्छा रहने दें, हम उस तरफ नहीं जाते। बताएं रॉयल्टीज़ बिल पे वापस आते हैं। जी, रॉयल्टीज़ बिल पे वापस आते हैं, क्योंकि ये जो आपका प्रोग्राम है ये रीरन होगा तो मुझे ना पहली दफ़ा पैसे मिल रहे हैं ना दोबारा मिलेंगे, तो इसलिए इसको ज़रा तेज़ी से काम पे रखें, काम के मुद्दे पे रहे। लेकिन ये आप सही, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि लोग नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ते। तो एक तो उसके अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और 3-4 और चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो हम कर रहे हैं। सही है। ताकि उस एक्ट के अंदर तरमीम करके उसको हम इंश्योर करें कि आर्टिस्ट को जो है रॉयल्टीज़ मिले और ये उनका बुनियादी हक है। मिसाल के तौर पे आप किसी को आपने किसी से अपने घर का, मिसाल के तौर पे आपने AC ठीक कराया किसी से, मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल उसको आपने पैसे दे दिए, ठीक,
अब दोबारा वो ख़राब हुआ, आपने दोबारा बुलाया, उसने कहा नहीं मैंने तो तुमको एक बार पैसे दे दिए थे, अब पूरी ज़िंदगी जब भी ये एसी ख़राब होगा तुमने उसी में ठीक करना है। इस तरह नहीं हो सकता। थोड़ी सी बात क्रिकेट की इनसे ना हो तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2021 क्रिकेट के लिए कैसा साल था आपके ख्याल में? कमाल था, क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम के लिए एक नया जज्बा हमने देखा। और जब आपको याद है आपके प्रोग्राम पे बैठे होते जब न्यूजीलैंड टीम जो वापस गई थी, तो मैंने यहाँ जावेद मियां मैंने कहा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि जो जज्बा अब जो टीम में आना है वो खेल के नहीं आना था। न्यूजीलैंड से क्यों मैच हो रहे थे और इंग्लैंड से क्यों मैच हो रहे थे कि हमारी वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी तैयारी हो जाए, ठीक है। हुआ ये कि वो हमारी जो टीम सेलेक्ट हुई थी वो तो नहीं खेल सकी क्योंकि मैचेस नहीं हुए, इंग्लैंड भी नहीं आया, न्यूजीलैंड भी चला गया। लेकिन जो यहाँ पे नेशनल T20 हुआ तो उसमें कुछ लड़कों ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि उनको टीम में लेना मजबूरी बन गई और रिप्लेसमेंट्स हुई। और वो जो कॉम्बिनेशन बना वर्ल्ड कप के अंदर और फिर जो जज्बा था कि जी अब तो बदला लेना है, हमने न्यूजीलैंड से भी बदला लेना है, हिंदुस्तान से तो खैर हमने लेना ही लेना था। तो वो जो एक चीज़ थी और फिर जिस तरह से वर्ल्ड कप का 2021 में आगाज़ हुआ और पाकिस्तान जिस तरह सेमीफाइनल में गया है विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच, मैं समझता हूँ। और फिर ना सिर्फ T20, हमने देखा कि हमने टेस्ट सीरीज़ भी जीती और हमने वनडे सीरीज़ भी जीती। तो ओवरऑल टीम का जो एक कॉम्बिनेशन है तीनों फॉर्मेट्स गेम के, बाबर आजम अपनी कप्तानी इम्प्रूव कर रहे हैं, बैट्समैन तो वो दुनिया के टॉप के हैं, रिजवान आपके सामने है कि 2021 के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, शाहीन अफरीदी 2021 के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। तो एक ज़बरदस्त हमारे लिए खुशखबरियाँ लेकर के आई है क्रिकेट टीम। और ज़ाहिर क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो हमने एक नया जज्बा, एक नई अप्रोच देखी है 2021 में। और उम्मीद है कि इसको वो कैरी करेंगे इस साल भी, जो अगला साल है 2022 इसमें भी वो कैरी करेंगे। तो हर लिहाज से तीनों फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरीन कारकर्दगी देखी है। बिल्कुल सही है। अब कारकर्दगी आखिर में रह जाती है तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की 2022 में। इसकी कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या साल होगा? महंगाई की कमी का साल, पाकिस्तान के रुपए के मुस्तहकम होने का साल, पाकिस्तान में सरमायाकारी आने का साल, किस किस चीज़ का साल होगा 2020 हमारी हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए? जी, हालात तो ये लग रहे हैं कि ज़ाहिर पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। और अब लग ये रहा है कि अगले 2-3 महीनों में महंगाई जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगी, ये लग रहा है। और प्राइम मिनिस्टर भी यही बता रहे हैं और जो हम भी देख रहे हैं चीज़ें कि जिस तरह अब आलमी मार्केट में जो भी हालात थे कोविड के बायस वो सेटल हो रहे हैं थोड़े, और उसके बाद इम्पैक्ट तो आएगा चीज़ों पे, चीज़ें वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटेंगी तो महंगाई कम होगी, पूरी दुनिया में कम होगी और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी कम होगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो होने जा रही है 2022 में वो पंजाब के हवाले से है, क्योंकि केपी में तो पिछले साल हो गया 2021 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबको मिल गई। इस साल 2022 में पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा कि हर ख़ानदान के हर फर्द के पास 10 लाख। हाँ, फिर एक और चीज़ जो 10 इमरान खान साहब कहते हैं ना, पिछले जो 2008 से लेके 2018 तक का जो 10 साल थे वो डेकेड ऑफ करप्शन था। ये जो अब शुरू हुआ ये डेकेड ऑफ डैम्स है, 10 साल में 10 डैम्स बन रहे हैं। और इसी साल 2022 में जो हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ माइलस्टोन्स हैं वो भी हम अचीव कर जाएंगे मज़ीद। पिछले साल तो किए इस साल भी कर जाएंगे। तो ये 3-4 इकॉनमी हो गई, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, डैम्स के ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है, और चौथा मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट के ऊपर। ये 4 जो मेन चीज़ें हैं। देखें, एक जो लीडर होता है ना जी, वो एक जो टिपिकल सियासतदान होता है वो सिर्फ आने वाले इलेक्शन का सोचता है, लेकिन एक जो लीडर होता है वो आने वाले इलेक्शन नहीं, आने वाली जनरेशन का सोचता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लेकिन हमें अब 2022 में समारात मिलने उनके दिखाई देंगे। और ख़ास तौर पे जो आपने पहले वाली बात की, जो कि नंबर 1 कंसर्न है लोगों का, वो है महंगाई। उसका नीचे जाना ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने में महंगाई जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। हालात इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हमें नेमतों का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और साथ में मुश्किल वक्त में सबको थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त तो लोगों पे है रहा है, और उसकी रीज़न्स हैं कोविड
कि एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में 100 साल में ऐसी कोई चीज़ आती है, 100 साल में। और अगर पिछले दौर में होता, नून लीग के दौर में ये कोविड वगैरह होता, तो आज डॉलर 270 का होता। हाँ, जिस तरह से, और पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया ने पजराई भी की है, कोविड के हवाले से, बिल्कुल कोविड के हालात से अच्छा मैनेज किया है। तो एक 2021 इस लिहाज से ठीक भी था, और 2022 जो है वो अब महंगाई वाला जो मसला बना हुआ है उस लिहाज से ठीक होगा। जी ठीक है जी। तो फिर आखिर में जाते जाते कह देते हैं, अपनी जबान से कहते हैं, घबराना नहीं है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह घबराना तो हमें वैसे नहीं चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। और देखें, जो लीडर है वो एक नेक नियति से पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। ना अपनी उन्होंने मिलें लगानी है, ना फैक्ट्रियां लगानी है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ना पनामा में जहाज़ें पार्क करनी है, कुछ भी नहीं करना। जो करना है मुल्क के लिए करना है। बिल्कुल ठीक है, घबराना तो नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे।